स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है कब्रिस्तान। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। रोज़ लाशों का आना जाना और उसके दफनाने की क्रिया को देखना या करना अब अब्दुल के लिए आम बात हो चुकी थी। अलीगढ़ के एक छोटे से शहर में बने कब्रिस्तान में काम करते अब्दुल को अब 3 साल बीत चुके थे। फुटपाथ पे पला बड़ा अब्दुल ज़िंदगी में इतनी गरीबी देख चुका था कि गरीबी ही अब उसको उसका अपना परिवार लगने लगी थी। एक वक्त का खाना जुटाने वाला अब्दुल आज 20 साल का हो चुका था और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छे समय का चक्र उसके सीमा में नहीं था। उसने जैसे तैसे एक कब्रिस्तान में एक चौकीदार की नौकरी पा उसमें काम करने लगा था। अब उसकी जीवन शैली में सुधार आ चुका था। कब्रिस्तान के कमेटी वालों ने कब्रिस्तान में अब्दुल को एक कमरा दे रखा था। अब्दुल की तनख्वाह 3000 थी, जिसे वो अपने खाने और अपने कपड़ों का इंतज़ाम करता था। अब्दुल रोज़ कब्रिस्तान में 4-5 कब्रें खोदता और रात भर गश्त लगाता, पर अब्दुल कब्रिस्तान में अकेला रहता था। ना किसी का कोई आना था और ना जाना था। उस कब्रिस्तान में जब कोई मुर्दा दफन होने आता तो अब्दुल कब्र खोद देता और रात में कब्रों की रखवाली करता। अब्दुल दरवाजे की आवाज़ सुन अपने बिस्तर से उठता है और अपनी दोनों आंखों को मलता हुआ गेट खोल देता है। वो देखता है कि कमेटी का एक मेंबर उसके गेट पे खड़ा था। तेरे को कितनी बार बोला है रात को गेट खोल कर सोया कर। सर पे टोपी पहने और बदन पे सफ़ेद कुर्ता डाले वो आदमी बोलता है। उसकी ये बात सुन अब्दुल कहता है, भाई कभी कभी जंगली कुत्ते कमरे में घुस आते हैं और खाना खा जाते हैं, इसलिए गेट लगा देता हूँ। वैसे हुआ क्या? अरे ये तू हमें बता कि आखिर हुआ क्या? तुझे हमने किस लिए रखा है? कब्रिस्तान की रखवाली के लिए ना। लेकिन हुआ क्या? अब्दुल कहता है, कब्रिस्तान में से 2 लाशें गायब हैं। उन दोनों कब्रों को खोद किसी ने लाशें निकाल ली। लेकिन भाई मैं तो रात भर कब्रिस्तान में ही गश्त दे रहा था, तब तो सब ठीक था। अब्दुल की ये बात सुन वो आदमी अब्दुल को अपने साथ ले जाता है और उजड़ी हुई कब्रों को अब्दुल को दिखाता है। वहाँ पहुँच अब्दुल पाता है कि जो कब्रें पक्की सीमेंट की बनी हुई थीं वो अब तितर बितर हो चुकी थीं और उससे मुर्दे भी गायब थे। लेकिन भाईजान मैं तो यहाँ रात भर गश्त दे रहा था। अब्दुल की बात सुन वो आदमी समझ जाता है कि अब्दुल सच बोल रहा है, क्योंकि अब्दुल कब्रिस्तान में पिछले 3 साल से काम कर रहा था और उसके रहते हुए पहले ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। ये सब पहली बार हो रहा था। ठीक है आज रात ठीक से गश्त देना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आदमी की बात सुन अब्दुल हाँ में गर्दन हिला देता है। सूरज की रोशनी अब ढलने लगी थी और चांद की चांदनी रात अब उफान पे थी। रात एक बार फिर से आ चुकी थी और अब्दुल अपने कमरे में खाना खा रात की गश्त मारने की तैयारी कर रहा था। अब्दुल अपने हाथ में टॉर्च लिए अब कब्रिस्तान में गश्त लगाने के लिए निकल चुका था। कब्रिस्तान का सन्नाटा और जंगली पेड़ों से घिरा कब्रिस्तान काफ़ी भयावह दिख रहा था, लेकिन अब्दुल को अब इस भयावह कब्रिस्तान की आदत थी। रात में रोते कुत्ते और झिंगुरों की आवाज़ कब्रिस्तान को और डरावना बना रही थी। लेकिन अब्दुल कब्रिस्तान का गश्त लगाए जा रहा था और कुछ ही देर के बाद एक कोना पकड़ अब्दुल अपनी बीड़ी जला लेता है। अब्दुल अभी अपनी बीड़ी ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि अब्दुल की नज़र कब्रिस्तान के गेट पे खड़ी एक औरत पे जाती है। उस औरत को देख अब्दुल अपनी बीड़ी बुझा देता है और औरत को देखने लगता है। वो औरत भी बिना कुछ कहे सिर्फ अब्दुल को लगातार घूरे जा रही थी कि तभी पीछे से कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ को सुन अब्दुल पीछे मुड़ के कुत्तों की तरफ देखता है और जब कुत्तों का रोना बंद होता है तो अब्दुल फिर गेट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो औरत वहाँ नहीं थी। औरत को वहाँ ना पा अब्दुल ज़मीन से उठता है और गेट के पास जाता है और गेट के दोनों तरफ झांक के देखता है और सोचने लगता है कि आखिर वो औरत गई कहाँ। और जब अब्दुल को कोई नहीं दिखता तो अब्दुल कब्रिस्तान की तरफ फिर पलटकर कब्रिस्तान में गश्त मारने लगता है कि तभी अचानक हवा का एक झोंका अब्दुल के कानों के पास से गुजर जाता है। हवा का एहसास होते ही अब्दुल पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। अब अब्दुल अपने कदमों को तेज़ करता है और फिर से कब्रिस्तान में गश्त लगाने लगता है कि तभी अब्दुल को किसी के पुकारने की आवाज़ आती है।
सुनिए। ये आवाज़ सुन अब्दुल तुरंत पीछे मुड़ के अपनी टॉर्च लाइट सामने मार देता है तो अब्दुल पाता है कि एक औरत खड़ी थी। वही औरत जो गेट के बाहर से कुछ देर पहले अब्दुल को देख रही थी। साड़ी के सफ़ेद पल्लू से सर को ढके वो औरत अब्दुल को देख रही थी। उस औरत को कब्रिस्तान में देख अब्दुल डर जाता है और तुरंत कब्रिस्तान के गेट की तरफ देखने लगता है तो वो पाता है कि गेट पे ताला लगा हुआ था। गेट बंद देख अब्दुल तुरंत बोल उठता है, आप अंदर कैसे आई? दरवाजे से। आपको दिखाई नहीं देता गेट का ताला लगा हुआ है? ये कहता हुआ अब्दुल गेट की तरफ देखने लगता है तो वो पाता है कि गेट का ताला तो खुला है। ये देख अब्दुल अब अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि तभी वो औरत की तरफ देखता हुआ कहता है, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? अब्दुल की ये बात सुन वो औरत कहती है, मैं अपने घर जा रही थी लेकिन लेट हो गई और रोड के दोनों तरफ घना जंगल है कि तभी मेरी नज़र आप पे गई तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि अगर आपके पास कोई मोबाइल हो तो मैं अपने घर पे फ़ोन कर लूँ। नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा, तो क्या सुबह होने तक मैं यहीं रुक सकती हूँ? औरत की यह अजीब बात सुन अब्दुल मन ही मन में सोचने लगता है, ये औरत पागल है क्या जो कब्रिस्तान में रुकने की बात कर रही है? हाँ, रुक सकती हो, लेकिन क्या आपको यहाँ डर नहीं लगेगा? मैं पास में ही रहती हूँ और मेरा इस कब्रिस्तान के पास से रोज़ का आना जाना है। औरत की ये बात सुन अब्दुल समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या जवाब दे कि तभी वो औरत बोल पड़ती है, 3 घंटे की ही तो बात है, कुछ देर बाद तो सुबह हो ही जाएगी। मेम साहब, मैं गश्त मार के आता हूँ, आप यहीं कहीं बैठ जाइए। अब्दुल की ये बात सुन औरत कहती है, मैं भी चलूँ आपके साथ? औरत की ये बात सुन अब्दुल दंग रह जाता है। क्या बोले मेम साहब? मैंने आपको ठीक से सुना नहीं। मैं कह रही हूँ कि मैं भी चलूँ आपके साथ। मेम साहब, कब्रिस्तान में लाइट नहीं है, आपको यहाँ डर लगेगा, आप कुछ देर यहीं आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। अब दोनों कब्रिस्तान के सन्नाटे में गश्त लगा रहे थे। अब्दुल आगे और औरत अब्दुल के पीछे चल रही थी। अब्दुल बार बार हल्का मुड़ के औरत को तिरछी निगाहों से देखने लगता और जब भी अब्दुल की नज़र उस औरत पे पड़ती तो वो पाता कि वो औरत उसे ही देख रही होती है। अब अब्दुल को हल्का हल्का डर लगने लगा था और वो सोचे जा रहा था कि आखिर कोई औरत एक कब्रिस्तान में कैसे रुक सकती है। अच्छा अब्दुल, एक बात बताओगे? औरत के मुंह से अपना नाम सुन अब्दुल तुरंत कहता है, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आपने अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था ना, गेट के पास। उसकी ये बात सुन अब्दुल अब सीधा चले जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था कि तभी वो औरत फिर से बोलती है, अब्दुल, आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता? उसकी ये बात सुन अब्दुल पहले तो कुछ देर खामोश रहा और कुछ देर के खामोशी के बाद बोला, मेम साहब, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। अच्छा अब्दुल, एक बात बताओ, आप आत्माओं में मानते हैं? नहीं मेम साहब। क्यों आत्माओं में क्यों नहीं मानते? कभी कोई आत्मा नहीं दिखी क्या? नहीं मेम साहब। अच्छा अब्दुल, अगर आपको आज कोई आत्मा दिख जाए तो आप क्या करेंगे? औरत की ये बात सुन अब्दुल को अब डर लगने लगा था और वो मन ही मन में सोचे जा रहा था कि ये औरत ऐसी बातें कर क्यों रही है। मेम साहब, आत्माएं नहीं होती, और अगर आत्माएं होती तो मैं इन 3 साल में इस कब्रिस्तान में ज़रूर कोई आत्मा देख लेता। मैं तो मानती हूँ और मैंने तो कई बार आत्माएं देखी हैं बचपन में। वो कैसे मेम साहब? मेरी अम्मा बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे अंदर आत्माएं वास करती थीं। क्या कहा मेम साहब? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा जब मैं छोटी थी तब मेरे अंदर आत्माएं वास करती थीं। मेम साहब, छोड़िए इन बातों को, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। अब्दुल की ये बात सुन वो औरत हाँ में सर हिला देती है। मेम साहब, पास में ही बेंच है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। इतना कुछ होते होते अब दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच तक आ चुके थे। दोनों के चारों तरफ सिर्फ कब्रें थीं और आगे कब्रिस्तान भी ख़त्म हो गया था कि तभी वो औरत एक कब्र के पास जाके बैठ जाती है और ये सारा मंज़र अब्दुल खड़े खड़े चुपचाप देख रहा था। वो औरत अपने घुटनों के बल बैठ उस कब्र को लगातार देखे जा रही थी और हैरत की बात तो ये थी कि वो औरत उसी कब्र पे बैठी होती है जिसमें से कल रात लाशें गायब हो गई थीं। और अब वो औरत एकदम से रोने लगती है।
ये सब देख अब्दुल का डर अब और भी बढ़ गया था। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डरा हुआ अब्दुल उस औरत की तरफ बढ़ता है और औरत से कहता है, मेम साहब, आपका कोई अपना था इस कब्र में? अब्दुल के इतना पूछने के बाद भी वो औरत लगातार रोई जा रही थी। वहीं अब अब्दुल वहाँ का माहौल देख के समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अब अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे करने लगता है। अब्दुल के कदमों की आहट सुन औरत अब्दुल से कहती है, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ। अब वो औरत कब्र के पास से खड़ी हो अब्दुल को देख मुस्कुराने लगती है। औरत अब्दुल के डरे हुए चेहरे को देख के कहती है, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? जब तुमने इन कब्रों की लाशों को निकलवाया था तब तो नहीं डरे थे। ये बात सुन अब्दुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। ये सब आप क्या कह रही हैं? अब औरत अपने कदमों को अब्दुल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, वही जो तुमने कल रात हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर किया था। इन कब्रों को खुदवाया और कुछ पैसों के लिए इनकी लाशें बेच दी। औरत की ये बात सुन अब्दुल बोल उठता है, कौन है तू? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तू यहाँ रुकने के लिए कह रही थी। बोल, तुझे किसने भेजा है? कमेटी वालों ने? तुझे क्या लगा मैं तेरी इन बातों से डर जाऊँगा? मैं अभी तक सैकड़ों लाशों को निकाल हॉस्पिटल वालों को बेच चुका हूँ, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन कल रात एक गलती हो गई। जल्दबाजी में कब्रों को ढकना भूल गया और इसी गलती की वजह से आज मेरा ये राज खुल गया। अब्दुल की ये सारी बातें वो औरत चुपचाप सुने जा रही थी। अब्दुल अब औरत के पास बढ़ता हुआ कहता है, लेकिन तू घबरा मत, आज रात तुझे दफनाने के बाद ही सोने जाऊंगा। अब्दुल के इतना कहते ही वो औरत अब्दुल का हाथ पकड़ लेती है कि तभी अब्दुल की नज़र उस औरत के हाथ पे जाती है तो वो क्या देखता है कि औरत का वो हाथ पूरा सड़ा हुआ था। उस हाथ पे सैकड़ों कीड़े चल रहे थे। ये भयानक मंजर देख अब्दुल हाथ झटक देता है कि तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पे पड़ती है तो क्या पाता है, अब वो औरत नहीं रही थी। उसके चेहरे पे सिर्फ हड्डियां थीं और सर पे बाल नहीं थे। आंखें सुन्न काली थीं और जिसके बदन पे पहले साड़ी थी उस बदन पे अब कफन का कपड़ा लटका हुआ था जो किसी मुर्दे को दफनाते समय पहनाते हैं। ये देखते ही अब्दुल चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगता है और भागता हुआ कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच जाता है तो वो पाता है गेट पे ताला लगा हुआ था। ये देख वो सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो पहले खुला हुआ था। अब कब्रिस्तान में कुत्ते ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे, मानो अब कुत्तों को भी उस औरत की आत्मा दिखाई देने लगी थी। अब अब्दुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता भी तो कैसे? गेट की चाबी अब्दुल के कमरे में जो थी कि तभी एक डरावनी सी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। हंसी की आवाज़ सुन अब्दुल और डरने लगता है, लेकिन तभी अचानक कुत्तों का रोना बंद हो जाता है। ये देख अब्दुल अब कब्रिस्तान की तरफ मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि वहाँ अब कोई नहीं था। घबराया हुआ अब्दुल अब कब्रिस्तान के चारों तरफ देखने लगता है और जब अब्दुल उस आत्मा को कहीं नहीं पाता तब जाके अब्दुल की सांस में सांस आती है। अब अब्दुल सोचने लगता है कि ये सब कैसे मुमकिन है? क्या वो सच में कोई आत्मा थी या बस मेरे मन का वहम था? गेट के पास खड़ा अब्दुल ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है कि तभी अब्दुल अपने पीछे धीरे धीरे मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि वही औरत उसके पीछे खड़ी उसे देख मुस्कुरा रही थी। ये भयानक मंजर देख अब्दुल चिल्लाता हुआ अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। लड़खड़ाता हुआ अब्दुल अब उस वीरान कब्रिस्तान में सुध-बुध खोए भागे जा रहा था। भागता हुआ अब्दुल अपने कमरे के पास पहुंचता है और कमरे का गेट खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। तेज़ लंबी लंबी सांसों में अब्दुल अब समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे क्या। तभी उसे कमरे के गेट पे किसी के होने की आहट लगने लगती है। ये आहट पा अब्दुल गेट के पास जा गेट को ज़ोर से पकड़ लेता है, लेकिन जो आहट अब गेट के बाहर से आ रही थी वो आहट अब आना बंद हो चुकी थी कि तभी अब्दुल ने सोचा कि बाहर की गेट की चाबी ले वो कब्रिस्तान से बाहर निकल जाए। हड़बड़ाता हुआ अब्दुल चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है चाबी तो उसने शीशे के पीछे रखी थी। वो तुरंत शीशे के पास जाता है और चाबी ढूंढने लगता है।
कि तभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है तो वो देखता है कि वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। ये देख अब्दुल कोने में जा खड़ा होता है और कहता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैं और मेरा बेटा अपनी कब्रों में आराम से सो रहे थे, लेकिन कल रात तूने हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर हमारी कब्रों को खोद दिया। तूने कुछ रुपयों के लिए हमारी लाशों को हॉस्पिटल वालों को बेच दिया और तूने मुझसे मेरा बेटा दूर कर दिया। उस आत्मा की ये बात सुन अब्दुल अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।